Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on और आपके आईडीटी को धीरे धीरे एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए वी हैव आईडीटी शॉर्ट्स, वी हैव आईडीटी रिविजन्स। तो इसी तरीके से इस वाले हम आईडीटी शॉर्ट के अंदर बात करने वाले ईआरसीसी कंसेप्ट के बारे में। ईआरसीसी का कंसेप्ट को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इसको थियोरेटिकल फॉर्म में लर्न कर लो कि यार ये टेबल है, मैंने भी अपने कंसेप्ट बुक में दिया है टेबल, कि आप वो टेबल के तरीके से काम कर लो, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कल को आईसीएआई ने इसको केस फॉर्म में डाल दिया तो बच्चों का प्रॉब्लम आने वाला है। उस चीज को आज हम सॉल्व करेंगे। आई विल टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। मैं इसमें फिगर्स के साथ न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसे मैं आपको पार्टीज के नाम, अमाउंट्स ऑफ फिगर्स के साथ मैं आपको सारा कुछ उसका बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज अगर घुमा फिरा के आई तो हम हैंडल कर पाएंगे और वो एक सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना टॉपिक को समझने का। तो चाहे सीए फाइनल के हो, चाहे सीए इंटर के हो, चाहे सीए में के हो, सीएस के हो, लॉ इज लॉ। दिस इज वन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंट्री अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017। यस, जो आपका एग्जामिनेशन अंडर जीएसटी में आता है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे। दो चीजें। पॉइंट नंबर 1, इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो मेरे टेलीग्राम में मैं पोस्ट करूंगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात, मतलब टेलीग्राम पे हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं और सर ऐसे एमसीक्यूज है ना कि मजा आ जाएगा आपको। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप एक बार सॉल्व करना। दिन के 5 बोले थे मैंने, लेकिन मैं 8-10 एमसीक्यूज डेली पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये पूरा महीना आपको रोज 10 से 12 एमसीक्यूज मिल जाएंगे और एकदम टॉप कंसेप्चुअल। तो ज्वाइन कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितना सही रिसोर्स आपको मिल रहा है। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर जेन्युइनली अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एंश्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। व्हाई? इट हेल्प्स अस टू रीच मोर स्टूडेंट्स। ओके, एंड पूरा देखने के बाद करना, पहले मत करना, देख लो पूरा, आपको मजा आएगा एंड देन यू डू इट। ओके, चलो अब सर एक बार हम स्टार्ट करेंगे। ईआरसीसी, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो पहले ना इसका कंफ्यूजन आता कहाँ है, पहले वो समझते हैं। पहले इस एग्जामिनेशन एंट्री को रीड करते हैं, रीडिंग में कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं और फिर उस कंफ्यूजन को साफ करते हैं। आइए, एग्जामिनेशन एंट्री में आपको ये मिलेगा, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by the mining leaseholder। जीएसटी एग्जेम्पशन किस पॉइंट तक है, किस लेवल तक है? सिर्फ उतने ही अमाउंट तक है जितना जीएसटी इज पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ईआरसीसी shall submit an account to the state government and certify that the amount of GST deposited by the mining lease holder on royalty is more than GST exempt, and if not, the ERCC shall pay the difference between GST exempt and GST paid by the mining lease holder on royalty। सर हमें तो कुछ भी समझ में आया नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है, तभी तो आए हो यहाँ पे। समझ आता तो क्यों आते? पहले नाम को पढ़ते हैं। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। सर कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है, किसी चीज का ठेकेदार बनने वाला है, ठीक है। कलेक्शन मतलब पैसा कलेक्ट करना, तो मैं कलेक्ट करूंगा ठेकेदार बन के। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है सर? रॉयल्टी, देखो इन सिंपल टर्म्स व्हाट वी अंडरस्टैंड is royalty is something that you pay to the government or any other person in general। उसके बदले में वो आपको कुछ राइट दे रहा है कि भाई तू ये कर, उसके बदले में मुझे रॉयल्टी दे, बराबर है। अब इसके ऊपर टैक्स के कंटेक्स्ट में एक केस हुआ था जहां पे कुछ सवाल उठा था कि वेदर रॉयल्टी इज अ कंसिडरेशन और इज इट अ टैक्स इटसेल्फ। आपने माड़ा का एक केस सुना होगा, ठीक है, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2022-2023। इस टाइम में वो चीज आई थी, हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए थे और सुप्रीम कोर्ट का फिर फाइनल जजमेंट आया था। उसके बाद ये चीज क्लैरिफाई हुई कि रॉयल्टी इज अ कंसिडरेशन। रॉयल्टी अगर टैक्स की तरह प्रूव हो जाता, रॉयल्टी अगर टैक्स के स्टेटस की तरह प्रूव हो जाता तो आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, तो सारा कुछ ये गेम ही पलट जाता, ये एग्जामिनेशन एंट्री चेंज हो जाती। बट हमने बोला रॉयल्टी इज अ कंसिडरेशन क्योंकि बदले में मुझे कुछ राइट मिल रहा है, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग है रॉयल्टी का। और सर ये एक्सेस मतलब समथिंग मोर देन दैट, मतलब एक लिमिट के ऊपर एक्सेस बोलते हैं हम। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पर्पल वाला जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, अब देखो न्यूमेरिकल मैंने अलग से केस स्टडी बना के जान के नहीं डाला है, बहुत कंफ्यूजन होएगा, लेकिन पार्टीज के नाम वो सारा कुछ हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये कंसेप्ट चार्ट भी है और ये न्यूमेरिकल चार्ट भी है, आप अच्छे से समझना। एट पॉइंट नंबर 1 मैं आपको नंबर्स पे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, आप नंबर्स को इग्नोर करेंगे, आप पहले समझेंगे इसके अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि कई बच्चे समझते हैं सर इसके अंदर ना दो ही पार्टीज है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक ईआरसीसी करके कोई आदमी है और वहां पे कोई एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर 3 पार्टीज है। एग्जेम्पशन एक पार्टी के रिस्पेक्ट में दिया है लेकिन इन्वॉल्वमेंट 3 पार्टीज का है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक बार समझना स्टार्ट करते हैं।
देखो, जो जैसे मेरे पास कोई लैंड है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास महाराष्ट्र में एक लैंड है और लैंड के अंदर कुछ रिसोर्सेस है, ठीक है, कोई आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, कॉपर, जिंक, कुछ भी कह लो आप, उसको मिनरल बोल लो, मिनरल रिसोर्सेस अवेलेबल है। उन मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर का राइट मेरे पास नहीं है, वो राइट है गवर्नमेंट के पास। वो किसी के पास नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट की मिनरल और इन सब का एक अलग एक डिपार्टमेंट रहता है, वो पूरा इसको आइडेंटिफाई करता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ सारी ये चीजें अवेलेबल है, और वहां पे राइट गवर्नमेंट के पास है। तो अगर मेरे को उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके बेचना है, मेरे को उस मिनरल के रिस्पेक्ट में अगर धंधा करना है, तो मेरे को गवर्नमेंट से जाके बात करनी पड़ेगी कि साहब गवर्नमेंट, मुझे उसके ऊपर का राइट दो ना, गिव मी द राइट, क्योंकि मुझे पता है आपके पास है वो राइट, बट आप थोड़ी ना करने वाले हो धंधा। सरकार के पास इतना टाइम रिसोर्सेस नहीं है कि वो वहां का मिनरल का धंधा स्टार्ट करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, अगर आपको धंधा करना है ना वलिम्बे, तो आप एक काम करो, आप उसका हमें पैसा दे दो, काइंड ऑफ रेंट। यहाँ पे रॉयल्टी है, बट आप समझ लो ना कि अगर मैं आपको अपने असेट का कोई यूज करने को देता हूं, तो आप मुझे पैसा दोगे ना। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि मैं इसको यूज करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करूंगा और उसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो सिंपल टर्म से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द सप्लायर। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द सप्लायर। गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स है माइनिंग लीज के रिस्पेक्ट में, और ये है लेट्स से गहारा मिनरल्स, ठीक है। रियल लाइफ में महाराष्ट्र में कंपनी है जो ये पर्टिकुलर माइनिंग और उसका एक्सट्रैक्शन करती है। तो लेट्स से आयरन ओर ले लो, आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में ये इन्वॉल्व है, लेकिन एक्सट्रैक्शन करने के लिए पहले राइट तो लेना पड़ेगा ना उस लैंड का। वो लैंड का राइट किससे मिलेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है ठीक है, मैं आपको ये राइट देने को रेडी हूं, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको असाइन करती है राइट टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज द रिसोर्सेज, दैट इज इन केस आयरन ओर, ठीक है। ये है आपका आयरन ओर। तो बदले में ऑब्वियसली फ्री में तो होएगा ही नहीं ना, फ्री में थोड़ी ना होएगा इतना बड़ा काम। तो बदले में इनको पैसा दिया जाएगा, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। और रॉयल्टी को अभी अभी हमने बोला कि दिस इज अ कंसिडरेशन, ये अपने आप में कंसिडरेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रूल किया है। तो सर क्या ये जीएसटी के अंदर सप्लाई बन गई? बिल्कुल बन गई। देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ रेसिपिएंट, देयर इज अ सप्लाई बीइंग टेकिंग प्लेस, टैक्सेबल इवेंट हो रहा है, बदले में कंसिडरेशन का पैरामीटर है, सब कुछ तो प्रॉपरली चल रहा है। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी होने वाली है, इस पे जीएसटी का इंपैक्ट आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रॉयल्टी दी जाती है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रही है, सुनना एकदम ध्यान से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि यार ये जो गहारा मिनरल्स है ना, इससे हम रॉयल्टी तो लेंगे, लेकिन कितना कितना लेंगे? तो गवर्नमेंट कह रही है कि यार हमें भी नहीं पता ना एग्जैक्टली कि वो एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो पूरा उसका कोल एक्सट्रैक्शन होएगा, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन होएगा, उसमें कितना माल निकलेगा, इसका टेंडर निकलेगा। मैं आपको पहले तो ये बता दूं, हियर दिस इज गोइंग टू बी इन द टेंडर फॉर्म, ठीक है। बिड लगेगी, गहारा मिनरल्स जीत गए, तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रही है यार पता चले मैं इसको 1 करोड़ रुपए बोल दूं और माल निकले 100 करोड़ का, तो यार 99 करोड़ तो बहुत ही हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, इतना सारा उसको माल मिल जाएगा। तो टेंडर में से पैसा कितना ले, रॉयल्टी कितना ले? तो इस रॉयल्टी को 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे होता है ना, एक फिक्स चार्ज, एक वेरिएबल चार्ज, जितना यूज करोगे उतना वेरिएबल, और एक फिक्स्ड अमाउंट, बस वैसा ही समझ लो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्जांपल मैं हूं और आप हो गहारा मिनरल्स। मैंने कहा गहारा इधर आ बेटा, अभी तेरे को भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, मेरे पे जो टेबल है, यहां से कितना आयरन ओर निकलने वाला है, मुझे भी नहीं पता है ना, मुझे भी नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, इस रॉयल्टी के ना 2 भाग कर देते हैं। एक भाग उसका फिक्स्ड कहलाएगा और एक पार्ट उसका वेरिएबल होगा। फिक्स्ड पार्ट विल बी नोन एज डेड रेंट। ये टेक्निकल टर्म है, आपके पेपर बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं समझने के लिए। सो दिस विल बी अ फिक्स्ड अमाउंट, कि ये तो तूने मेरे से राइट लेने का तुझे देना ही पड़ेगा गहारा, ठीक है गहारा, ओके। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है जिसको अपन बोलेंगे डेड रेंट। इसके ऊपर जीएसटी का इंप्लीकेशन क्या आएगा? नॉर्मल जीएसटी लगने वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्यों? सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जो कहीं पे भी कोई अपनी अपार्ट फ्रॉम दैट वेसल, एयरक्राफ्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन, उसको छोड़ के आरसीएम में जाती है। आरसीएम में जाने से पहले जो आप गेट्स ऑफ एग्जेम्पशन चेक करते हो, एंट्रीज ऑफ एग्जेम्पशन चेक करते हो, वहां पे कोई पे भी ये फॉल नहीं करने वाला। 5000 वाला नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, स्मॉल बिजनेस एंटिटी भी नहीं रहेगा। इस लेवल में जो काम कर रहा है वो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज नहीं होते, बड़ा बड़ा टर्नओवर रहता है, हजारों करोड़ में बात जाती है। तो सर यहां तक तो अपने को क्लियर हो रही है बात कि जीएसटी आरसीएम के ऊपर लगने वाला है।
अब पहला न्यूमेरिकल का पार्ट में डाल रहा हूं, या चलो न्यूमेरिकल को बाद में देखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अब गहारा ने बोला ठीक है सर, ओके। अब बात आती है सेकेंड पार्ट ऑफ द रॉयल्टी की। अब मैंने गहारा को बोला बेटा इधर आ गहारा, अब इसमें से हो सकता है बहुत सारा माल निकले, तो आई वॉन्ट सम रेवेन्यू ऑफ दैट ऑल्सो ना, मुझे थोड़ा पार्ट तो ऊपर का भी चाहिए। गहारा ने कहा बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यू शुड बी ऑल्सो कंपनसेटेड। तो इसके ओवर एंड अबव, इसके ओवर एंड अबव, इसके ओवर मतलब मोर देन 1 लाख, फिक्स्ड अमाउंट के ओवर एंड अबव मोर देन 1 लाख डेड रेंट, आप जो अमाउंट पे करोगे गहारा उसको बोलेंगे एक्सेस रॉयल्टी। अब सर ये कैसे निकलेगी? बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट हायर देन एक्सपेक्टेड मिनरल प्राइस इज देयर, मतलब हो सकता है ये जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, या तो ज्यादा माल निकला, मोर क्वांटिटी देन एक्सपेक्टेड, या फिर जो निकला उसका प्राइस कल को मिनरल मार्केट में बहुत बढ़ गया। जैसे आज हम बात कर रहे हैं और आयरन ओर का प्राइस है लेट से 500 पर टन, लेकिन कल को मार्केट चेंजेस की वजह से, जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से 1000 आप रियलाइज कर रहे हो, यार तो आपका तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरे को भी तो थोड़ा दो ना, क्योंकि अल्टीमेटली राइट तो मैंने दिया आपको एक्सट्रैक्शन का। तो पहला डाउट आना चाहिए आपका कि एक्सेस आया ही क्यों? एक्सेस इसीलिए आया क्योंकि क्वांटिटी या प्राइस में फर्क पड़ सकता है। समझे आप? ये रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझो तो सही ना एक्सेस क्यों आ रहा है। तो दिस एक्सेस इज द वेरिएबल अमाउंट, जो आज आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नाउ देयर आर वेरियस निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये इतना सिंपल तरीके से नहीं चलने वाला है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, मिनरल्स डिपार्टमेंट के रूल्स चलते हैं, मंथली बेसिस पे कैलकुलेशंस को डिफाइन किया जाता है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलेगा 5 साल 10 साल जो भी होएगा। अब सर बात ये आती है कि ये जो भी एक्सेस रॉयल्टी गहारा गवर्नमेंट को पे करने वाला है, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हूं अभी, ओके, तो गहारा आप जो मेरे को एक्सेस रॉयल्टी पे करने वाले हो, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? दिस इज अगेन अ सर्विस बाय गवर्नमेंट, तो रॉयल्टी तो एक ही है ना, मतलब उसके पास भाग 2 है, उसको चार्ज करने का तरीका बदल दिया, बट लगेगा तो इस पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम ही, क्योंकि दिस इज सर्विस बाय गवर्नमेंट है। ये तो बस हमने मोड्स ऑफ चार्जिंग बदल दिए साहब। उसका जो एक कोर नेचर है दैट इज स्टिल अ सर्विस बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द एग्जेम्पशन, एंड इट विल फॉल अंडर आरसीएम। लेकिन चलो मैंने गहारा आपके साथ तो डील कर लिया, लेकिन अब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ, मेरी कन्वर्सेशन सोचना दिमाग में क्या चल रही है, यार मैंने गहारा के साथ डील तो मार ली है, लेकिन ये चेक कौन करेगा? ये एक्सेस रॉयल्टी कितनी बन रही है, कैसे बन रही है, प्राइस कितना आया, क्वांटिटी कितना आया, ये सब तो जाके उस साइट पे चेक करना पड़ेगा। क्वेरीज होते हैं ना, क्वेरीज, ये क्वेरी वगैरह पे जाके प्रॉपर अपने को इंस्पेक्शन लगाने पड़ेंगे कि ये बोल क्या रहा है, ये एक्चुअल में दिखा कितना रहा है, रिकॉर्ड सही से लगा रहा है क्या, प्राइस रियलाइज कर रहा है क्या, ये तो पता चले मैं पागल बना दे कि वेरिएबल अमाउंट तो कुछ निकला ही नहीं। तो यार हम अपना धंधा, मतलब गवर्नेंस का धंधा छोड़ के क्या यहाँ पे ये काम करने लग जाए? हमारा थोड़ी ना काम है ये सब करना। तो मैंने पिक्चर में इन्वॉल्व किया ईआरसीसी को। मैंने कहा ओ ठेकेदार साहब, एफए एंटरप्राइजेस नाम ले रहे हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, एफए एंटरप्राइजेस। मैंने कहा ओए एफए इधर आ, ईआरसीसी ठेकेदार इधर आओ, सुनो मेरी बात। अब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हूं, कन्वर्सेशन इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड द ठेकेदार। मैंने कहा टेंडर बुलाऊंगा, आप अगर टेंडर जीते तो हम आपको ना एक राइट असाइन करने वाले हैं। अगर आप ईआरसीसी का दर्जा जीत गए, ईआरसीसी का टाइटल आप जीत गए, तो इसके ऊपर मैं बता दूं एक और टेंडर लगने वाला है, ठीक है? अगर आप टेंडर पे जीत गए तो मैं आपके साथ क्या कॉन्वर्सेशन रखूंगा वो ध्यान से सुनना। एक्सेस रॉयल्टी का अमाउंट कलेक्ट करने का राइट मैं आपको असाइन करता हूं। आई हैव द राइट टू कलेक्ट द एक्सेस रॉयल्टी, क्योंकि मैंने ओरिजिनल राइट दिया है माइनिंग लीज होल्डर को, लेकिन वो राइट मैं आपको असाइन करता हूं, और आज आप बदले में मुझे कुछ पैसा दे दो। सर ऐसा क्यों? अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है रे, मेरे पास टाइम नहीं है इतना सब कुछ चेक करने का कि कहां पे कितना एक्सेस निकल रहा है, प्राइस क्या है, फलाना क्या है। उसके लिए ये लोग बैठे हैं, ईआरसीसी यही धंधा करते हैं। तो आज मैं वो राइट बेच देता हूं, तो आई विल गिव यू दिस राइट एंड यू पे बी द मनी। मेरा धंधा यहाँ पे खत्म, मेरा सरदर्दी खत्म, मेरे को फिक्स रॉयल्टी भी मिल गया, और मेरे को वो ईआरसीसी के रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिल गया। लेकिन सर ये रियल में कितना वेरिएबल अमाउंट है वो कुछ और है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन अभी सुनो मेरी बात।
रियल में हो सकता है आपको लगे कि सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा, सपोज 2.5 लाख रुपए का ये राइट बेचा और वेरिएबल अमाउंट निकल रहा है 15 लाख का, तो हाँ मेरा नुकसान है, तो मेरा 12.5 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन ये इतना डिफरेंस ऐसा निकलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी वो डिपार्टमेंट देखेगा कि मोटा मोटा ये कितना निकल सकता है और मैं कितने का यहाँ पे बिड लगाऊंगा, मतलब मैं कितने का बिड एक्सेप्ट करूंगा, ये हाईएस्ट बिड उतने हिसाब से जाएगा, तो इतना डिफरेंसेस नहीं आएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास समय नहीं है ये सब हैंडल करने का खुद से, तो उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा, उसको बिड टेंडर बुला के ईआरसीसी को राइट देना ही पड़ेगा। वो खुश है कि सरदर्दी बची, पैसा मिला, अब तुम देखो। नाउ द ओनर्स एंड द रिस्क इज ऑन द हेड ऑफ दिस ठेकेदार। अब ये एफ एंटरप्राइजेस के सर पे रिस्क है। अब ये एफ एंटरप्राइजेस क्या सोच रहा है कि यार मैंने 2.5 लाख तो दे दिया, अब एक्चुअल में ये वेरिएबल अमाउंट कितने का मिलता है? सर आपने तो बोला था वेरिएबल अमाउंट गवर्नमेंट को जाएगा। हियर कम्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, पे अटेंशन एवरीवन। कहानी आगे क्या बढ़ने वाली है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गहारा को कॉल करेगी और क्या बोलेगी कि ए सुन ना गहारा, ये जो वेरिएबल अमाउंट निकला ना, ये वेरिएबल अमाउंट तो एफए को पे करने का हमारे बीच में कुछ डील हुई है। गहारा ने कहा ठीक है, गहारा ने कहा ओके, तो ये वाला जो हम अमाउंट डालेंगे इसका एक एरो यहां बनाएंगे। सी फॉर गहारा इट डज नॉट मैटर कि मैं किसको पे कर रहा हूं, गहारा के दिमाग में ये है ही नहीं पार्टी, गहारा के ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग में सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ने बोला एफए को पे करने का, कल को किसी और को पे करने का, तो कर देंगे भाई, तुम्हारे बिहाफ भी तो पे कर रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा डायलॉग नीचे देखो, जीएसटी जब इसको आरसीएम में हमने लगाया, ये कैश पेमेंट जो भी हमारा मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, दैट इज हैपनिंग टू एफ एंटरप्राइजेस, बट लीगली एंड एसेंशियली दिस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बस बैंक अकाउंट किसी और में गया, उससे गहारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमने इसको रूल किया कि दिस इज स्टिल अ सर्विस बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट विच आई एम पेइंग समथिंग अंडर आरसीएम। तो एक बात दिमाग में फिक्स करो पहले, 2 लाख एंड 3 लाख के ऊपर जीएसटी पे होने वाला है। बात जो उठ रही है एग्जेम्पशन की एंट्री जो एनालाइज हो रही है वो इस 2.5 लाख के ऊपर के जीएसटी की हो रही है। अब एक एक करके समझते हैं, टोन ऑफ द क्वेश्चन ढंग से समझना। दिमाग में मैं फिर से बोल रहा हूं, एक चीज को एकदम चिपका लो कि 2 लाख और 3 लाख के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को मिल चुका है, और 2.5 लाख जो ये कंसिडरेशन है इसके ऊपर जीएसटी की बात हमें उठानी है। केस नंबर 1 लेते हैं, 3 लाख रुपीस का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको भी 3 लाख के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, मतलब केस बनाते हैं कि अगर 3 लाख रुपए का वेरिएबल अमाउंट है या 2 लाख का वेरिएबल अमाउंट है तो जीएसटी 250 पे लगेगा या नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट की नजर में आ जाओ, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें 3 लाख के ऊपर, मैं केस नंबर 1 पहले एनालाइज कर रहा हूं, ये वाला, हमें 3 लाख के ऊपर जीएसटी मिल चुका है, तो क्या कहीं ना कहीं 250 इजंट इट अ पार्ट ऑफ 3 लाख? टेल मी, यही पैसा कलेक्ट करने के लिए तो हमने आपको राइट दिया है, यही पैसा कलेक्ट करने के लिए तो हमने आपको राइट दिया है, टैक्सेबल इवेंट तो यही था राइट, ये जो एक्सट्रैक्शन का राइट था और उसके रिस्पेक्ट में एक्सेस रॉयल्टी थी, वही कलेक्ट करने के लिए तो हमने आपसे पैसा लिया। तो मुझे तो गवर्नमेंट कह रही है मुझे तो 3 लाख के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी मिल गया है, मुझे तो 3 लाख के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी मिल गया, तुमने हमें इसका 250 पे किया है, तो 250 पे दोबारा जीएसटी नहीं लेंगे। इन केस ऑफ 3 लाख देयर विल बी नो जीएसटी ऑन 2,50,000 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट दैट एक्सेस रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी। तो ये जो एक नई सर्विस बीच में आई है, इसमें ये अमाउंट एक्सीड नहीं कर रहा ओरिजिनल वाले अमाउंट से। This is just an extension. This is technically a service under GST, but this is an extension of the original taxable event on which I have got GST on 3 lakh. तो ये 250 के ऊपर मैं आपसे फिर से GST कैसे लूंगा? डबल टैक्स हो जाएगा ना कहीं ना कहीं। टेक्निकली नहीं, फील फैक्टर समझो कि टैक्सेबल इवेंट तो एक ही है ना, तो 2 बार कैसे GST लेंगे उसके ऊपर? तो छोड़ दिया आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सर्विस का अमाउंट जो मतलब मैंने आपको सर्विस दी उसका जो अमाउंट है वो इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसी का पार्ट बन जाएगा। 250 इज अ पार्ट ऑफ 3 लाख एंड 3 लाख पे जीएसटी हमें ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन सर अगर हमें 2 लाख के ऊपर जीएसटी मिला है तो दिस केस, तो पता है गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो जो टैक्सेबल इवेंट था वहां पे हमें 2 लाख का जीएसटी मिला, अब यहाँ पे एक और जो सप्लाई हुई है वहां पे कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व है? 2,50,000 का। मतलब मैंने एक राइट बेचा, यहां पे जो नया टैक्सेबल इवेंट हुआ
वो कितने का हुआ 250 का, और हमें पैसा कितने पे मिला है 2 लाख पे। तो इस केस में हमें एक्सेस के ऊपर जीएसटी दो, 50,000 के ऊपर हमें जीएसटी दो, और ये जीएसटी भी आरसीएम के अंदर ही लगेगा, क्योंकि दिस इज स्टिल अ सप्लाई बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, नॉट कवर्ड अंडर एनी एग्जेम्पशन ऑफ आरसीएम, एनी एक्सेप्शन ऑफ आरसीएम। तो यहाँ पे प्रॉपर आरसीएम ही लगने वाला है, दिस इज स्टिल अ सर्विस बाय गवर्नमेंट। अब आपके दिमाग में कुछ आएगा पीछे से, 2 क्वेरीज में बता देता हूं। एफए एंटरप्राइजेस के लिए क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मुझे नहीं फर्क पड़ता रे। एफए एंटरप्राइजेस फर्स्ट केस में 3 लाख कमा रहा है 2.5 लाख के अगेंस्ट, 50,000 का फायदा, आई डोंट केयर। दूसरे केस में 50,000 का नुकसान, क्योंकि 2 लाख कमाया 2.5 लाख दिया, आई डोंट केयर। ये अलग टेंडर है, ये अलग टेंडर है, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस तुम जानो। तो रियल लाइफ में ये जो ईआरसीसी है वो कोई पागल आदमी नहीं है, वो भी उसके प्रॉपर वहां पे लोग बैठे हैं, इस इंडस्ट्री को जानते हैं, वो देखेंगे कि 2.5 लाख देना सही है या नहीं है, क्योंकि इतने की वो बिड अगर लगा रहे टेंडर में तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाने का। कल को कुछ इंटरनेशनल चेंजेस हुआ, मार्केट में प्राइस गिरा तो नुकसान हो सकता है, बट इसका एनालिसिस मुझे नहीं करना कि तेरा पीएनएल क्या बना। दूसरा एक क्वेरी आता है, सर यहां पे तो ईआरसीसी सर्विस दे रहा है। देखो, आपको जीएसटी में सप्लायर और रेसिपिएंट अच्छे से समझना है। ईआरसीसी ने क्या सर्विस दिया? सर इन्होंने ना कलेक्शन की सर्विस दी, लेकिन ये कलेक्शन की सर्विस देने के लिए कलेक्शन का राइट कहां से आया? गवर्नमेंट ने दिया, क्योंकि ओरिजिनली द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी वाज विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द ईआरसीसी। अगर ईआरसीसी के पास ओरिजिनल राइट रहता तो वो सप्लायर बन सकता था, लेकिन ये ब्लेसिंग किसने दी कि जा बेटा तू कलेक्ट कर रॉयल्टी? ये राइट गवर्नमेंट ने दिया। तो राइट ट्रांसफर गवर्नमेंट ने किया थ्रू टेंडर, और उसका कंसिडरेशन इन्होंने पे किया। और रेसिपिएंट की डेफिनेशन 293 में इज द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, सो दिस इज रेसिपिएंट एंड दिस इज सप्लायर इन दिस पर्टिकुलर टेंडर। इसीलिए ये जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करेगा। ये आपको समझ आना चाहिए, हमने बहुत टाइम लगाया है। अब इसको थोड़ा सा मैं फिर से एक बार एंट्री से करा देता हूं। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? रास्ता तो समझ गए, लेकिन एंड में कंक्लूजन क्या बना कि जो ईआरसीसी का हम इस वाले का एग्जेम्पशन देने को रेडी है, ये तभी देंगे जब तक दिस डज नॉट एक्सीड द माइनिंग लीज वाला रॉयल्टी का जीएसटी। मतलब जैसे इस एग्जांपल में कंसिडरेशन 250 था, ये 3 लाख था, तो यहां पे 250 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 2 लाख के केस में 50,000 पे जीएसटी लग जाएगा। अब मैं आपको एक बार एंट्री रीड करा तो आपको एक एक शब्द गोली की तरह दिमाग में जाएगा, एकदम खट 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 चीजें समझ में आएंगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाज द सप्लायर टू ईआरसीसी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को सर्विस दिया बाय वे ऑफ का मतलब होता है क्या सर्विस दिया? असाइनिंग द राइट, क्योंकि ये राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो असाइन करती है कि आई एम असाइनिंग यू द राइट टू गो एंड कलेक्ट रॉयल्टी ऑन आवर बिहाफ ऑन द मिनरल डिस्पैच बाय द माइनिंग लीज होल्डर। ये वेरिएबल वाला अमाउंट है, लेकिन हम जीएसटी एग्जेम्पशन पता है किस लेवल तक देंगे? सिर्फ उसी लेवल तक देंगे जितना अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। अब मेरे वाले एग्जांपल में मैंने उसको कंसिडरेशन से आपको कराया, लेकिन कंसिडरेशन का 18% जीएसटी फॉर्म में आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। आपको पेपर में हो सकता है वो कंसिडरेशन दे दे डायरेक्टली, जीएसटी अमाउंट थोड़ी ना कैलकुलेट करके देंगे, बट बात वही पड़ेगी कि कंसिडरेशन पे आपको फोकस करना है और उसका 18% जीएसटी पे फोकस आ जाएगा। पे अटेंशन नाउ, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो भी 5 साल 10 साल का होगा, ईआरसीसी मतलब एफए एंटरप्राइजेस shall submit an account to the state government and certify, वो साइन करके बोलेगा that amount of GST deposited by the mining lease holder on that royalty is more than GST exempt। मतलब 3 लाख is more than 250, if not मतलब 2 lakh is less than 250, तो if not ERCC shall pay the difference between GST exempt and GST paid by the mining lease holder। in my second case 50,000 के ऊपर 18% का GST जो भी रेट होगा वो जमा करना पड़ेगा। अब सर पेपर के टाइम पर हम इतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार दिमाग में एंट्री घुस गया ना तो उसके बाद ये छोटा सा चार्ट देख लो। ईआरसीसी का जीएसटी अगर 10 आ रहा है और माइनिंग लीज वाले का 15 आ रहा है, तो 10 इज इंक्लूडेड इन 15 ना, 10 इज इंक्लूडेड इन 15। गवर्नमेंट को 15 पे जीएसटी मिल चुका है, वो कलेक्ट करने के ऊपर अलग से जीएसटी, वो कलेक्शन का राइट असाइन के ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लेगा, कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन का फील आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये 10 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ईआरसीसी को कुछ नहीं पे करना, टोटल हमें 15 का जीएसटी मिल गया।
जो रॉयल्टी पे मिलना था आरसीएम बेसिस पे, आरसीएम बेसिस पे। सर अगर ये 10 है और ये 10 है, इक्वल, इक्वल है, तो इस केस में टेक्निकली एफए एंटरप्राइजेस को कंसिडरेशन फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एफए को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को 10 के ऊपर वो 10 रुपए का जीएसटी मिल गया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ईआरसीसी का अमाउंट कंसिडरेशन इनटू जीएसटी, मैं जीएसटी ले रहा हूं यहां पे, कंसिडरेशन इनटू जीएसटी अगर 10 हो गया, अगर 10 हो गया और माइनिंग लीज वाला 7 हो गया, तो इसका मतलब एफए एंटरप्राइजेस ने ज्यादा पैसा दिया है, तो वो राइट का अमाउंट बढ़ गया और गवर्नमेंट को जीएसटी कम मिला है माइनिंग लीज होल्डर से, सिर्फ यही मिला है अभी तक। तो एक काम करो ना ईआरसीसी, तुम एक्सिस वाला जो पार्ट है 3 रुपए का जमा करो चलो, ताकि टोटल वैल्यू हमें 10 मिल जाए, तुम्हारे से 3 और लीज वाले से 7। तो हमने जितना भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट जनरेट किया, हमें 10 रुपए का फायदा मिल गया। माइनिंग लीज वाले ने 7 दिया और तुमने जो कंसिडरेशन दिया हमें, उसका वो जो एक्सेस वाला पार्ट 3। तो हमने जो एग्जांपल में इतना सारा कहानी पढ़ी, मैंने आपको जान के जीएसटी अमाउंट से नहीं समझाई, मैंने कंसिडरेशन अमाउंट से समझाई, ताकि आपको समझ आए कि ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। अब इसका जो भी 18% रहेगा वो यहाँ पे जीएसटी पे हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? यस, आई होप समझ आई हो। हमने बहुत टाइम लगाया, मैं इतना सोचा नहीं था, लेकिन अच्छे से समझा। तो अगली बार आपको सिर्फ ये टेबल ही ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मिनट में अगर हम रिवाइज करें तो सिर्फ इतना कि ईआरसीसी वाला जो जीएसटी है वो अप टू द लेवल ऑफ माइनिंग लीज होल्डर इज एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर गया तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? With this, it is the end of the IDT short. I hope this was useful. And आपकी कोई और recommendations होगी GST short के लिए तो मुझे कमेंट के अंदर बताना, रिव्यू भी देना, और मैं वो आपको नई वीडियो दे दूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।